हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज दिसंबर 6 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अंडरस्टैंडिंग हाउ द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वर्क्स। इस आर्टिकल में हम जीपीएस के बारे में बात करेंगे, वो कैसे काम करता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है उसको डिस्कस किया जाएगा द क्राइम स्टोरी। इसमें एनसीआरबी का जो रिसेंट एडिशन आया है रिपोर्ट का उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द जर्नी टूवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड। यह आर्टिकल आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स आएंगे जो आप न्यूज़ में हैं रिसेंटली, ऐसे टर्म्स आपको यूपीएससी प्री में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग हाउ द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस वर्क्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जीपीएस की एप्लीकेशन और इसकी वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे। मेनली हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। प्री के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाविक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो इंडिया का इंडिजेनसली डेवलप्ड नेविगेशन सिस्टम है ना। जैसे जीपीएस है वो यूएस का है, वैसे ही नाविक जो है इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा प्री में आपको लास्ट ईयर 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है ऑप्शन में से जिसका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। हाँ, ऑप्शन आए थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और जापान। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं लगातार। प्री के लिए और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक, अगर हम जीपीएस की बात करें तो आपको जीपीएस के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है। आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। कहीं भी जाना है, जगह नहीं पता, मोबाइल निकाला, मैप खोला, जीपीएस खोला और वहाँ से आप उसका डिस्टेंस देख लिया, नेविगेट कर लिया, गाड़ी से चले गए, आपको वो पूरा बता देगा टर्न राइट करना है, लेफ़्ट लेना है, कहाँ जाना है ना। सिर्फ ब्रिज वाला इशू आता है, बाकी जनरली हमेशा करेक्ट बता देता है गूगल। तो वो क्या यूज़ कर रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है फॉर नेविगेशन पर्पसेस। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी जगह यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन सर्वे में यूज़ किया जा सकता है, लॉजिस्टिक में जीपीएस इस्तेमाल होता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जीपीएस यूज़ करते हैं, एयर ट्रैवल में करते हैं, मीटरोलॉजी, सीस्मोलॉजी, मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो ये दो यूज़ होते हैं, सिविल यूज़ होता है और दूसरा मिलिट्री यूज़ होता है। मिलिट्री में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सिविल यूज़ जो हम लोग कर रहे हैं, जीपीएस फ्री में प्रोवाइड होता है फॉर सिविल पर्पस। ठीक है, मिलिट्री पर्पस के लिए हर किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाता जीपीएस। ठीक है, 1998 में इंडिया को कारगिल के वक्त जीपीएस की ज़रूरत थी, जो कि एनक्रिप्टेड वर्जन था। ठीक है, एनक्रिप्टेड मतलब इसका जो भी डेटा होगा वो किसी और को इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। ओपन नहीं था सबके लिए, एनक्रिप्टेड जीपीएस की ज़रूरत थी और यूएस ने वो यूज़ करने से मना कर दिया था। इसी कारण इंडिया ने अपना खुद का ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम नाविक है। ठीक है, अभी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। जीपीएस है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टार्टेड जीपीएस प्रोग्राम इन 1973। जीपीएस जो प्रोग्राम था उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। और पहली सैटेलाइट कब लॉन्च की गई थी, 1978 में। 1980 से सिविल यूज़ इसका शुरू कर दिया गया था। सिविल यूज़ इसका मतलब जो सिविलियन पर्पसेस हैं, लोगों को नेविगेट करना, उनकी पोजीशन बताना, ये सारी चीज़ें कब से चालू हो गई थी, 1980 से। 1995 में आखिरी सैटेलाइट भेजी गई और उसके बाद जो है ये पूरी तरीके से फुल फ्लैश शुरू हो गया फॉर मिलिट्री पर्पस एज वेल एज सिविलियन पर्पसेस। ठीक, द मॉडर्न जीपीएस सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ इन 6 ऑर्बिट। ठीक, तो अर्थ के अराउंड में ये अर्थ है, 6 ऑर्बिट जो है जो पूरे अर्थ को कवर कर रही है। 6 ऑर्बिट में, हर ऑर्बिट में 4-4 सैटेलाइट काम करती है। ठीक है, किसी भी लोकेशन को जानने के लिए एटलीस्ट हमें 3 सैटेलाइट मिनिमम चाहिए है। ठीक है, बिना 3 सैटेलाइट के हम किसी भी एक जगह की पोजीशन नहीं जान सकते। ईच सैटेलाइट कंप्लीट्स 2 ऑर्बिट इन अ सिंगल डे। हर सैटेलाइट जो है 2 ऑर्बिट
अर्थ की पूरी क्या कर रही है, घूम रही है ना, आजू बाजू 2 चक्कर लगा रही है। द ओवरऑल प्रोग्राम हैज़ 3 मेन कंपोनेंट, स्पेस सेगमेंट, द कंट्रोल सेगमेंट एंड द यूज़र सेगमेंट। अभी बात करेंगे क्या है सारी चीज़ें। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें 3 सैटेलाइट क्यों चाहिए। ठीक, सबसे पहले 3 सैटेलाइट कैसे चाहिए, अब मुझे जानना है। बताइए कि R1 की पोजीशन क्या है। ये R1 है। R1 की पोजीशन जानने के लिए मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने एक लाइन खींची कि R1 की जो पोजीशन है P पॉइंट से 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब मैंने R1 की पोजीशन बता दी P पॉइंट से 5 सेंटीमीटर, लेकिन P पॉइंट से 5 सेंटीमीटर देखेंगे तो ये पूरे सर्कल में पॉइंट है 5 सेंटीमीटर। ये सारे R1 है क्या, नहीं, लेकिन 5 सेंटीमीटर तो हैं। इसका मतलब मुझे एक और रेफरेंस चाहिए होगा R1 की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। मैंने R2 से लाइन खींची, ठीक है, R2 से भी मुझे पता चला कि R2 अगर देखें R2 पॉइंट से, उससे 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे R1 है। फिर मैंने सर्कल खींचा तो R2 पॉइंट से 7 सेंटीमीटर के 2 पॉइंट हो रहे हैं, जहाँ से ये दोनों के सर्कल क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट ऐसे हो गए जहाँ से 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब अभी भी मुझे यूनिक पॉइंट नहीं मिला है R1, है ना। R1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर मैंने एक और पॉइंट लिया और R3 से कैलकुलेट किया तो R3 से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस था। वहाँ से मैं जब सर्कल खींचूंगा तो ये पॉइंट तीनों जो सर्कल से क्या हो रहा होगा, इंटरसेक्ट हो रहा होगा, वो पॉइंट मेरा क्या आएगा, R1 आएगा। इसका मतलब मुझे 3 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होंगे, तभी मैं एक 2D की लोकेशन निकाल सकता हूँ। इसलिए मुझे 3 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप यहाँ से भेजते हैं तो एक सैटेलाइट, एक सैटेलाइट, एक सैटेलाइट, तीनों सैटेलाइट इस रेफरेंस से आपका जो डेटा होती है उसको रिसीव करती है। ठीक है, ये तीनों सैटेलाइट जब डेटा रिसीव करेगी उसके बाद डेटा भेजा जाएगा और फिर एस्टिमेशन किया जाएगा कि आपका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अगर 3 सैटेलाइट है तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है, और अगर 4 सैटेलाइट है तो एल्टीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम 3 सैटेलाइट से 2 डायमेंशन सारी वाली चीज़ें पता करेंगे, और अगर हमारे पास 4 सैटेलाइट हैं तो हम 3D में आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी, आप कितनी हाइट पर हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इसलिए मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए होती है एक ऑर्बिट में, और टोटल अर्थ को कवर करने के लिए 6 ऑर्बिट लग रही है, तो टोटल मिनिमम 24 सैटेलाइट चाहिए होगी। US की लगभग 70 से ऊपर सैटेलाइट जो है वो भेज चुका है, और 33 के आसपास सैटेलाइट अभी वर्किंग है। ठीक है, तो इस तरीके से GPS काम करता है। आपको होपफुली ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं, टोटल 24 सैटेलाइट है। ठीक, वो 3 बिट की इंफॉर्मेशन सेंड करता है। ठीक, आपने पहले एंटीना यूज़ किए, जो भी आपका मोबाइल, आपने जो भी चीज़ें यूज़ की, वहाँ से ट्रांसमिट होकर इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के पास गई। सैटेलाइट फिर इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, GPS रिसीवर को भेजेगा। क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा, सैटेलाइट नंबर, उसका नंबर क्या है। तो सबसे पहले GPS को पता होना चाहिए कि वो कौन सी सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तभी तो एस्टिमेट कर पाएंगे हम, है ना। ये जो सैटेलाइट होगी, एक सैटेलाइट ये, एक सैटेलाइट ये, एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर की सैटेलाइट है, सबसे पहले ये पता चले। उसकी पोजीशन क्या है उस वक्त स्पेस में, है ना। अगर उसकी पोजीशन यहाँ है तो डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट हो रहा होगा। और तीसरा, द टाइम इन्फॉर्मेशन इज सेंट, ठीक, किस समय में इन्फॉर्मेशन भेजी गई है। अब हमें अगर पता चल जाए किस समय इन्फॉर्मेशन भेजी गई है, हमारे पास का आई है, तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम पता चल जाएगा तो क्या होगा, स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, हमें चाहिए टाइम, और टाइम हमारा यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है अगर ये तीनों इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो। ठीक है, इसी तरीके से 3 सैटेलाइट अलग अलग इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। तीनों सैटेलाइट से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, और जब तीनों सैटेलाइट से डिस्टेंस मेजर आएगा तो एक यूनिक पॉइंट आ जाएगा जिससे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पीड का क्या, अरे रेडियो मैग्नेटिक वेव्स है, और रेडियो मैग्नेटिक वेव्स मतलब काय से ट्रेवल करेगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उसकी वैल्यू हमारी क्या है, 3.8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हमें पता है स्पीड, हमें टाइम पता चल जाएगा, उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और डिस्टेंस आ जाएगा तो हमें लोकेशन मिल जाएगी। इस तरीके से GPS फंक्शन करता है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब GPS
सिर्फ यूएस के द्वारा बनाया गया है। इसी तरह का ओन सैटेलाइट नेविगेशन प्रोग्राम बहुत सारी कंट्री का चल रहा है, ठीक है। रशिया ने ग्लोनेस बनाया था, रशिया वाले का नाम क्या है, ग्लोनेस। यूरोप का क्या है, गैलीलियो। बीडू, BEIDOU, बीडू किसका है, चाइना का। और नाविक किसका है, इंडिया का, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग कंट्री के नेविगेशन सिस्टम है, ठीक। रशिया की बात करेंगे तो रशिया के साथ क्या इश्यूज़ थे, रशिया जब USSR ख़त्म हुआ तो रशिया जो है पावरफुल इतना नहीं था, उसके पास उसकी इकॉनमी एकदम ठप हो गई थी, तो उसके बहुत सारे सैटेलाइट ख़राब हो गए थे। तो फिर उसने इंडिया को प्रपोज़ किया था एज अ पार्टनर कि आप हमारे साथ मिलके काम करिए और जो हमारा प्रोजेक्ट होगा हम दोनों मिलके डेवलप करेंगे। इंडिया ने बोला नहीं भाई, 1998 में जो धोखा हुआ है कारगिल के बाद, हमको खुद का चाहिए, हम बनेंगे आत्मनिर्भर, ठीक है। तो ये चीज़ें मेनली जो है GPS के बारे में थी, ठीक है। एक दो चीज़ और इसमें जो डेटा है क्रूशियल है उसको पढ़ लेते हैं। स्पेस सेगमेंट, अब 3 सेगमेंट की यहाँ बात करी जा रही है। एक आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, स्टेट PCS में आ सकती है। GPS के कितने सेगमेंट है, एक है स्पेस सेगमेंट, दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट, तीसरा है यूज़र सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट में क्या होगा, जो भी स्पेस में 24 सैटेलाइट हैं ये स्पेस सेगमेंट में आ जाएगा। 24 सैटेलाइट किस जगह पर हैं, अर्थ से कितनी दूरी पे हैं, 20,200 किलोमीटर पे हैं, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी कहा जा सकता है। ईच ऑर्बिट हैज़ 4 सैटेलाइट एट ऑल टाइम, हर ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट मिनिमम है, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ये सब स्टेट PCS वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इतना डेटा पूछ लेते हैं। UPSC भी आजकल ऐसे फालतू के डेटा पूछने लगा है। इन दिस कन्फिगरेशन एनीवन ऑन द अर्थ विल एबल टू सी एटलीस्ट 4 सैटेलाइट एट अ टाइम विच इज़ क्रूशियल रिक्वायरमेंट, है ना। एक आदमी 4 सैटेलाइट देख सकता है, तो 3D इन्फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए होगी। कंट्रोल सेगमेंट की बात करेंगे तो ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क है जहाँ पर GPS का डेटा रिसीव किया जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हो जाएगी। अब अलग कंट्री के ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक। कहाँ कहाँ है जहाँ ये खुद का ऑपरेट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड UK। ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर खुद का नेविगेशन सिस्टम है, खुद की ओन सैटेलाइट है, ठीक। अब बात करते हैं इंडिया के नाविक की। इंडिया का नाविक तो मैंने आपको बताया कि वो 1998 में कारगिल वार के बाद ही डिसाइड कर लेते कि भैया खुद का चाहिए, ठीक। इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की शुरुआत जो है 2006 में हुई थी, इस पर विचार हुआ था। बाद में इसका नाम नाविक रख दिया गया, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। इट्स स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 7 सैटेलाइट। इंडिया ने 24 सैटेलाइट ना यूज़ करके सिर्फ 7 सैटेलाइट यूज़ किया है। क्यों किया है 7, ठीक। इंडिया का जो एरिया है आसपास का, इंडिया को थ्रेट किससे है, चाइना, और किससे है, पाकिस्तान। ये वाला पूरा एरिया इंडिया ने कवर कर चुका है, ठीक है। कहाँ तक, पर्शियन गल्फ तक का एरिया, 1500 किलोमीटर तक का एरिया इंडिया ने कवर कर लिया है 7 सैटेलाइट से। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में। एग्जैक्ट ऑप्शन आपको UPSC 2017 प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है। तो अब दोबारा से आएगा, नहीं आएगा, चांसेस कम है, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए। एज ऑफ May 2023 द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट 4 कुड फैसिलिटेट ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन। द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी आर लोकेटेड इन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है आपको, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन प्री में इस तरह का डेटाबेस आ सकता है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पर है नाविक की, हसन में, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में, और भोपाल में लोकेटेड है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है गगन, जो आप जानते हैं पहले से ही गगन सिस्टम के बारे में, ठीक है। गगन का फुल फॉर्म क्या है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ठीक। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने साथ में मिलकर डेवलप किया है। इसका मेन पर्पस क्या है, अगर फॉग आ जाता है तो एग्जैक्ट नेविगेशन दे, ठीक है, एग्जैक्ट जो है लोकेशन बताए, ताकि फॉग की सिचुएशन में भी प्रॉपर लैंडिंग की जा सके। बारिश हो जाती है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं जब आपको ब्लाइंड लैंडिंग करना पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, क्रैश होने के, है ना। अभी बीच में हुआ था टेबल टॉप पे, ठीक। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं कई बार वेदर के कारण, और उसमें हमें एक्चुअल जो है एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए गगन सिस्टम डेवलप किया गया था, ठीक है। सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन इसकी मेन एप्लीकेशन है। कौन ने किया था, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये आपको पता होना चाहिए। गगन अभी तक नहीं आया है, गगन
पेंडिंग है, कभी भी पूछा जा सकता है आपको, इसका मेन एम क्या है और क्यों बनाया गया है। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम वही चीज़ें कर रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए किसकी, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं उनकी, ताकि आसानी से क्या किया जा सके, नेविगेशन किया जा सके, फॉग जैसी सिचुएशन में भी लैंडिंग आसानी से हो सके। ठीक, बेसिकली ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द क्राइम स्टोरी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है। जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन होगी वो आप जीएस मेंस में, यूपीएससी में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली आर्टिकल किसके ऊपर है, एनसीआरबी की जो रीसेंट डेटा रिलीज़ हुआ है उसके ऊपर आर्टिकल है। और आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो डेटा रिलीज़ हुआ है वो बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड बता रहा है। उससे पहले एनसीआरबी के बारे में समझेंगे, जो कि आपके प्री पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। एनसीआरबी है क्या, कब सेटअप किया गया, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक, इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली में। कब सेटअप किया गया था, 1986 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर सेटअप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था, नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था। नेशनल पुलिस कमीशन 1977 में क्या किया गया था, बनाया गया था। 4 सालों में उसने रिपोर्ट दी थी, उसकी रिपोर्ट 1981 में आई थी और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे 1986 में एनसीआरबी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये क्या काम करता है, इट वर्क एज ए रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन कौन जो है रखता है अपने पास, क्राइम और क्रिमिनल की, एनसीआरबी। सारा डेटा कौन इकट्ठा करता है, एनसीआरबी। सारा प्रोसेस करके अपने पास रखता है। तो ये रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम एंड डेटा, क्राइम एंड क्रिमिनल, इन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके पास होती है, एनसीआरबी की। इससे क्या मदद मिलेगी, इन्वेस्टिगेटर्स को मदद मिलेगी केस सुलझाने में। तो ये सारी चीज़ें, क्या स्थिति है देश में क्राइम की, ये सारी चीज़ें, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मेजर पब्लिकेशन। क्या क्या पब्लिकेशन इसके मेजर हैं, क्राइम्स इन इंडिया, ये सबसे मेजर पब्लिकेशन है। और नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, इसके ऊपर भी डेटा देता है। थर्ड है प्रिजन स्टैटिक्स, प्रिजन स्टैटिक्स के ऊपर डेटा मिलता है। और फोर्थ है रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये 4 तरह की जो पब्लिकेशन है एनसीआरबी इससे रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज़ करता है। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये हमारा प्रीलिम्स बेस्ड जो है कंटेंट हो जाएगा, प्री पर्सपेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल की। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एनसीआरबी रिपोर्ट रिवील्स डिस्टर्बिंग ट्रेंड, द रिकॉर्डेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शो अ स्टीप इंक्रीज। 468 people took their lives every day in 2022 and cyber crime went up by नियरली 25%। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग ट्रेंड बता रही है। वुमेन के अगेंस्ट, चिल्ड्रन के अगेंस्ट, सीनियर सिटीज़न, SC ST के अगेंस्ट जो क्राइम, रिकॉर्डेड क्राइम्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 468 पीपल लगभग हर दिन जो है 2022 में सुसाइड कमिट कर रहे हैं। साइबर क्राइम की बात करें तो 25% साइबर क्राइम बढ़ गया है। तो ये जो डेटा आया है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग है। ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डेटा है ये एक्यूरेट डेटा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इतने क्राइम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इतने क्राइम रिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, इनकी FIR लिखी जा रही है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल नंबर इनसे कहीं ज़्यादा होगा, और कहीं ज़्यादा होगा तो और एक्चुअल में देखा जाए ग्राउंड पे सिचुएशन और वर्सन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे डेटा क्या हैं, रजिस्टर्ड नंबर के हिसाब से हैं, रजिस्टर्ड FIR रजिस्टर्ड के हिसाब से। हर रिपोर्ट में अगर देखें तो वनरेबिलिटीज़ ऑफ वुमेन और मार्जिनलाइज सेक्शन हाईलाइट किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि क्या चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, एंजाइटी ऑफ सीनियर सिटीज़न, मेकिंग होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक स्पेसेस सेफ फॉर चिल्ड्रन। ठीक, तो चिल्ड्रन के लिए पब्लिक स्पेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेफ करना है, घर सेफ बनाना है, और जो एंजाइटी है सीनियर सिटीज़न की उनको भी कम करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें ये बात की गई है। नेक्स्ट क्या कहा गया है रिपोर्ट में, जो सिटी दिल्ली है वहाँ पर सबसे ज़्यादा
है ना, क्राइम रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। अगर आप सिटी की बात करें तो कोलकाता की बात करें तो मेट्रो लेवल की सिटी में सबसे कम जो है यहाँ पर है क्राइम रिपोर्ट किए जा रहे हैं। सबसे कम जो है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम कहाँ पर है, कोलकाता में। सेफेस्ट सिटी है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा। पर इसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, इसलिए कोई भी क्राइम होता है तो बाहर आते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली पुलिस हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। और उनके जो इनिशिएटिव है सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव, वो भी मदद करते हैं लोगों को बाहर आने के लिए। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली में चूँकि रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है तो क्राइम तो हो ही रहा होगा, लेकिन बाकी जगह क्राइम नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर रिपोर्टिंग हो सकता है ना हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता की बात यहाँ की गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया, जो हर रिपोर्ट में लगभग हाईलाइट किया जाता है, जो परपेचुएटर होते हैं ऑफ वायलेंस के, किसके अगेंस्ट में, महिलाओं के अगेंस्ट में। महिलाएं विक्टिम हैं, जो वायलेंस कर रहे हैं परपेचुएटर, वो जनरली महिलाओं के पहचान के होते हैं, एक्वेंटेंसेस के होते हैं, उनको वो पहचानती हैं, ठीक, वो उनके क्लोज सर्कल के लोग ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हस्बैंड होते हैं, फादर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर या फिर उनके फ्रेंड्स। जो आसपास के क्लोज सर्कल वाले होते हैं, जनरली यही लोग महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे होते हैं। फॉर द सेम रीज़न द ट्रू एक्सटेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इज़ लाइकली टू बी ग्रेटर देन एस्टिमेटेड बाय द ब्यूरो। तो महिलाओं का जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं एक्चुअल नंबर, इससे कहीं ज़्यादा होंगे। आसपास के लोगों से, जैसे हस्बैंड ने मारपीट कर दी तो महिलाएं, वुमेन जो है कंप्लेंट थोड़ी करती है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों के आसपास अपने घरों में हमने देखी है। ऐसा नहीं होता है कि महिलाएं जाके क्या करेंगी, कंप्लेंट कर देगी। तो जो एक्चुअल में वायलेंस हो रहा है वो कहीं ज़्यादा है और जो नंबर रजिस्टर हो रहे हैं वो कम है। तो महिलाओं का जो नंबर है आ रहा है बाहर उनके अगेंस्ट में क्राइम्स का, वो बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आसपास के जो परपेचुएटर हैं वो आसपास के पहचाने हुए लोग हैं और वो सामने महिलाओं को नहीं आने दे रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों के साथ भी होता है। जो बच्चे होते हैं उनके अगेंस्ट भी क्राइम जो है फैमिली के आसपास का मेंबर ही करता है और उसकी भी रिपोर्टिंग उतनी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी कहा है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो रिपोर्ट ना करें, है ना। SC ST सेक्शन है, उन पर प्रेशर डाला जाता है कि आप रिपोर्ट मत करिए, और रिपोर्ट कर देते हैं तो रिपोर्ट वापस लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है। लगभग NCRB की सारी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें कही जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी क्या थी, NCRB का डेटा था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये मतलब डेटा आपको याद रखना है जी, शुरुआत का डेटा, ये आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं। हमारा लास्ट आर्टिकल है द जर्नी टूवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी समझेंगे, क्योंकि अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। जब ये ट्रीटी बन जाएगी, एक बाइंडिंग ट्रीटी बन जाएगी जिसमें पूरी दुनिया में जो है प्लास्टिक को बैन लगा दिया जाएगा, है ना। एक लीगली ट्रीटी बनाई जा रही है, प्रिपेयर की जा रही है, उसमें लगातार नेगोशिएशंस हो रहे हैं और वो नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएंगे 2025 तक, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद एक ट्रीटी होगी जो लीगली बाइंडिंग होगी, जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात की गई है, ठीक है। तो जब ये ट्रीटी आएगी तब हो सकता है UPSC मेंस में आए, अभी मुझे नहीं लगता UPSC मेंस में आए, लेकिन प्रीलिम्स में कुछ टर्म्स हैं जो कि आ सकते हैं। अब समझते हैं आर्टिकल को। Zero draft is in news is related to UN resolution 5/14 is recently in news is related to। इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीलिकेट टेस्ट में आ सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आर्टिकल शुरू करते हैं। द इंटरगवर्नमेंटल Negotiating Committee INC under the UNEP met in Nairobi from November 13 to 19 for its third round of negotiation to develop an international legally binding instrument to end plastic pollution worldwide। बेसिकली प्लास्टिक पॉल्यूशन को वर्ल्ड वाइड ख़त्म करने के लिए एक ट्रीटी डेवलप की जा रही है अंडर UNEP, और UNEP के द्वारा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें सारे स्टेट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। अभी ये थर्ड कमेटी चल रही है। थर्ड नेगोशिएशन कहाँ पर शुरू हुआ है, नैरोबी में, और सारे स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि 2025 तक के एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तैयार की जाए सारे स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो वो स्टेट के लिए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी के लिए
जो कमेटी बनाई गई है उसमें नेगोशिएशन हो रहे हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली रिजोल्यूशन 5/14 द INC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बाय 2025। ठीक है, तो मैंने अभी बात किया था 5/14 UN रिजोल्यूशन काय से रिलेटेड है, तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। द INC 3 was make or break opportunity as the countries came together to negotiate zero draft text developed by the committee secretariat। ठीक है, तो शुरुआत में ज़ीरो ड्राफ्ट मतलब जब इनिशियली जो ड्राफ्ट लेके आए थे, जो सेक्रेटेरिएट ने ड्राफ्ट लाया था उसी के हिसाब से नेगोशिएशन हो रहा है, इसी में चेंजेस किए जा रहे हैं। कुछ कंट्री बोल रही है ये चीज़ें होनी चाहिए, कुछ कंट्री बोल रही नहीं ऐसा नहीं होना है। तो पहले INC 1 हुआ, फिर INC 2 हुआ, पहली बैठक का नाम INC 1, दूसरी बैठक का INC 2 और जो अभी तीसरी चल रही है उसका INC 3 है। 2025 तक के हमें लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाना है, उसी के लिए ये सारे नेगोशिएशन किए जा रहे हैं। ज़ीरो ड्राफ्ट क्या कहता है? द ज़ीरो ड्राफ्ट एज प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटेरिएट कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, जो इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि किसके लिए बनाई जा रही है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, उसमें जीरो ड्राफ्ट में कई सारे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस रखे गए थे। हालांकि ड्यूरिंग नेगोशिएशन मेंबर स्टेट मैनेज टू वाटर डाउन देयर कोर ऑब्लिगेशन पर्टिकुलरली दोज टू पर्टेनिंग एट सम हाई इम्पैक्ट एलिमेंट सच एज प्राइमरी पॉलीमर प्रोडक्शन, केमिकल ऑफ कंसर्न, प्रॉब्लमेटिक एंड शॉर्ट लिव प्लास्टिक एंड ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म। जो हमने इनिशियली जो जीरो ड्राफ्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन उस वर्ड्स को वाटर डाउन डाइल्यूट कर दिया गया नेगोशिएशन के दौरान लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के द्वारा। किन किन इश्यूज़ में किया गया? सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैकेनिज़्म क्या होगी, कैसी होगी, ट्रेड से रिलेटेड इशू, ट्रेड बैन लगाया जाए या ना लगाया जाए। उसके बाद प्राइमरी पॉलीमर प्रोडक्शन के ऊपर जो लाइफ साइकिल होगी है ना, उसको कहाँ से काउंट किया जाएगा। लाइफ साइकिल जो प्लास्टिक की लाइफ साइकिल है उसे रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल लिया जा रहा है, या फिर डिज़ाइनिंग से चालू किया जाए। इस तरीके के इश्यूज़ को उठाया गया किन के द्वारा? लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के द्वारा। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज़ में? सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, ईरान और कुछ मेंबर हैं GCC के, गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के। जनरली ये वही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन क्योंकि प्लास्टिक बनाने के लिए ऑयल डेरिवेटिव चाहिए, तो जनरली ऑयल कंट्रीज़ होंगी, और चाइना में ये प्लास्टिक की चीज़ें बहुत बनती है मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए चाइना इसके अगेंस्ट में है, इसे वाटर डाउन, इसे डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो पहला इशू की बात कर लेते हैं पॉलीमर के प्रोडक्शन की। पहला जो इशू है पॉलीमर प्रोडक्शन में, ये कंट्रीज़ क्या कह रही हैं? आप प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने की बात कर रहे हो, प्रोडक्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है उसको, आप पॉल्यूशन एंड करने की ज़रूरत है लेकिन प्रोडक्शन ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, है ना। बहुत सारी कंट्री कह रही है कि अब प्रोडक्शन को भी बंद करो। दूसरा लाइफ साइकिल मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, लाइफ साइकिल कहाँ से काउंट करना है, डिज़ाइन लेवल से या रॉ मटेरियल लेवल से, और उसके बाद फिर लाइफ साइकिल के हिसाब से हर स्टेज पे हमें रिसाइकलिंग करना होगा। तो जब लाइफ साइकिल जहाँ से काउंट की जाएगी उस हिसाब से तो हम रिसाइकलिंग करेंगे, तो कहाँ से लाइफ साइकिल किए जाए ये भी एक इशू है। थर्ड सबसे बड़ा इशू है फाइनेंशियल इशू। ठीक है, फाइनेंस के बिना कोई भी ट्रीटी इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या कहा गया है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन फ़ी है वो इम्पोज की जाएगी किसके ऊपर? प्लास्टिक पॉलीमर प्रोड्यूसर के ऊपर। जो प्लास्टिक पॉलीमर प्रोड्यूस करेगा, पॉलीमर प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर ये प्लास्टिक जो है पॉल्यूशन फ़ी लगाई जाएगी, और इसी से फिर जो पैसा आएगा उसी से फाइनेंशियल मैकेनिज़्म जो है ये ट्रीटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अदर स्टेट में। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा? जो गवर्नमेंट है यहाँ की, इनको फॉसिल फ्यूल सब्सिडी जो प्लास्टिक बनाने के लिए दिया जा रहा है वो सारी चीज़ों को डू अवे करना पड़ेगा, और ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज़ जो एनवायरमेंटली डिसफेवरेबल है जैसे कि इंसिनरेशन और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, इन सारी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट सरकार को बंद करना पड़ेगा अगर ऐसा हो जाता है तो। और ये बहुत अच्छी स्टेप रहेगी, ना ही सिर्फ प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए भी। ठीक, तो ये सारी मैकेनिज़्म अभी भी डिसाइड नहीं हो पाई है। ट्रेड की बात कर लेते हैं तो ट्रेड में भी इशू आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेड में भी इनिशियली जो जीरो ड्राफ्ट है उसमें क्या दिया हुआ था कि ट्रेड पे भी बैन लगाना चाहिए, लेकिन जो कंट्रीज़ है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ वो क्या बोल रही हैं, ऐसी रिस्ट्रिक्शन अगर आप लगाते हैं तो वो उनकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, उनकी फ्रीडम के अगेंस्ट है। आप ऐसे ट्रेड बैन है वो नहीं लगा सकते अंडर WTO। ठीक है, ऐसा
बाकी कंट्रीज़ कह रही हैं। तो अभी ट्रेड का भी इशू है। एक जो सबसे बड़ा इशू है वो है रूल ऑफ प्रोसीजर का। INC 2 में ये रूल ऑफ प्रोसीजर पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया था कि किस तरीके से हम प्रोसीजर डेवलप करेंगे, है ना। बेसिकली इंडिया ने क्या कहा था, 2/3 लोग जो है इंडिया ने कहा था कि कंसेंसस बेस्ड मैकेनिज़्म बनानी है हमें हर स्टेप के लिए। बाकी जनरली बाकी कंट्री का ये मानना है कि 2/3 लोग अगर डिसाइड कर लेते हैं ना फेवर में, तो ये जो है ट्रीटी फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूल ऑफ प्रोसीजर हो जाएगा। इस पे भी अभी क्या चल रहा है, पूरी तरीके से नेगोशिएशन चल रहा है, कंसेंसस नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन कर लिया। पर मेन चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, UN रिजोल्यूशन 5/14 और ज़ीरो ड्राफ्ट, ये सारे वर्ड्स रिसेंटली न्यूज़ में आए हैं। वो किससे रिलेटेड हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, और यही क्वेश्चन आपको प्री में पूछा जाएगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू, एन्जॉय योर डे, दैट्स इट फॉर टुडे।